है ना। तो आ जाओ सर, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है, क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखे थे सर, पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने यहाँ से देखना चालू किए थे, बराबर है ना। अरे बोलो ना सर, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब का डिफरेंस अपन ने डे 2 के अंदर पढ़ा था, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, ठीक है ना। ओके सर, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब के डिफरेंस को क्विकली देखते हैं। मुझे बताइए सर, पार्टनरशिप के अंदर आपका इंटेंशन होता है प्रॉफिट को कमाना, लेकिन क्लब के अंदर आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सेवाएं देना ये आपका इंटेंशन होता है। सर, पार्टनर्स में जो पर्सन है इनका आपस में बीच में जो रिलेशंस होता है ये पार्टनर्स का रिलेशन होता है, लेकिन क्लब के अंदर ये मेंबर्स का रिलेशन होता है। सर, पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर मेंबर्स का इंटरेस्ट यानी कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है, लेकिन मुझे बताइए क्लब की प्रॉपर्टी के अंदर क्या मेंबर का इंटरेस्ट होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सर, किसी भी पार्टनर के आने जाने से फर्म को इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन क्लब को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, फिर अपन ने उसके बाद क्या पढ़ना चालू किए थे, फिर अपन ने पढ़ना चालू किए थे पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ का डिफरेंस। सर, पार्टनरशिप जो होता है ना ये एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होता है, लेकिन एचयूएफ स्टेटस के द्वारा क्रिएट होता है। मतलब क्या कि अगर आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो आप उसी परिवार के एचयूएफ का सदस्य बन सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, डेथ ऑफ अ मेंबर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो पार्टनरशिप पे इंपैक्ट आता है, लेकिन एचयूएफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। सर, पार्टनरशिप को मैनेज करते हैं सारे पार्टनर्स, एचयूएफ को मैनेज करता है कर्ता। अथॉरिटी टू बाइंड, एक पार्टनर अगर कोई डिसीजन लेता है तो बाकी पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, लेकिन सर एक मेंबर या अगर कर्ता डिसीजन लेता है एचयूएफ में तो वो बाइंडिंग होते हैं, बट बाकी कोई को पार्टनर अगर डिसीजन लेगा तो वो बाइंडिंग नहीं होते। लाइबिलिटी, मुझे बताइए पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। सर, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एचयूएफ के केस में जो करता है बेटा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो को पार्टनर है जिनको जिनको जितना एचयूएफ से हिस्सा मिल रहा है ना, केवल और केवल उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है सर। कॉलिंग फॉर क्लोजर ऑन अकाउंट्स, मुझे बताइए जब फर्म क्लोज हो रही है तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन एचयूएफ में छे नहीं मंगा सकते। गवर्निंग लॉ, यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, यहाँ पे हिंदू लॉ है। माइनर को आप बेनिफिट्स में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे तो माइनर को इंतजार नहीं करना है मेजर बनने का, वो जैसे ही जन्म लेता है बेटा वहां पे वो क्या बन जाता है, वो हिस्सा, वो क्या बन जाता है बोलो, वो हिस्सा बन जाता है। किसका हिस्सा बन जाता है, एचयूएफ का हिस्सा बन जाता है। किसका बन जाता है बोलो, एचयूएफ का हिस्सा बन जाता है। समझ गए क्या, सारे लोग बोलो ना दोस्तों, समझ गए क्या। यस सर। फिर अपन ने एक पॉइंट देखे थे मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में, है ना। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या आता है बेटा, पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू आता है, को ओनरशिप एग्रीमेंट और दूसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ दोनों के तहत आ सकता है। सर, पार्टनरशिप में एजेंसी होती है, को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। सर, पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को शेयर करना पड़ता है, को ओनरशिप में जरूरी नहीं है आप शेयर करो। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप में हो सकता है, बट बाकी पार्टनर्स से पूछना पड़ता है। को ओनरशिप में पूछने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास अपना जो हिस्सा है, खुद का हिस्सा आप किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हो क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बेच सकते हैं, ठीक है सर। फिर पार्टनरशिप और एसोसिएशन का बहुत ही फालतू डिफरेंस था। अब फिर अपन ने बात किया था पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर और जनरल पार्टनरशिप। मुझे बताइए ऐसी कौन सी पार्टनरशिप जो आप कोई पर्टिकुलर धंधा करने के लिए लाते हो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है। सर, जिसमें धंधा डिसाइडेड नहीं होता, बस कुछ ना कुछ बिजनेस करना है आप ये सोच के आते हो, तो उसे जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। सर, ऐसी कौन सी पार्टनरशिप होती है जहां पे पहले से टर्म डिसाइडेड होता है कि मान लो मैं 2 साल के लिए पार्टनरशिप रखूंगा, तो इसे पर्टिकुलर कौन सा पार्टनरशिप ना जीना, इसे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। लेकिन अब 2 साल निपट गए तो उसे पार्टनरशिप एट विल कन्वर्ट कर दिया जाता है। 2 साल के लिए मैंने फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप रखा था, अब वो 2 साल खत्म हो गए बेटा और उसके बाद भी फर्म कंटिन्यू कर रही है, तो उसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है, जब तुम चाहो कंटिन्यू कर सकते हो,
जब तुम चाहो बंद कर सकते हो। अब बंद करना है तो आपको बाकी पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो? नोटिस देना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप को बंद करना चाह रहे हैं। अब समझ रहे क्या बात को? अरे बोलो ना मेरे को जल्दी से, है ना? यस सर। अब वो नोटिस के अंदर आप टाइम डिसाइड कर दोगे, आप बोल दोगे कि सर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आज 1 जुलाई है, तो मैं बोल दूंगा कि 31 जुलाई को क्या करना, 31 जुलाई को पार्टनरशिप बंद हो गई, ऐसा मान लेना। मान लो मैंने कोई भी तारीख नहीं दिया, तो जिस दिन मैं नोटिस दे रहा हूं ना बेटा, उस दिन से फॉर्म डिसॉल्व मानी जाती है पार्टनरशिप एट विल के अंदर। समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बताइए मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? एकदम इजी इजी है, एकदम इजी इजी है। यस सर। चलो आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे। अब बात करेंगे किसके बारे में सर? अब बात करेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना? चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? पार्टनरशिप डीड के बारे में और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है? आओ दोस्तों आओ, देखो सर पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ए कैटेगरी में रखना। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है बेटा, ठीक है ना? कि एक्सप्लेन करो पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या आता है, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है? चलिए सर आओ। सारे आप सुन रहे हैं ना? तू क्या कह रहा हूं मैं बेटा, है ना? ध्यान देना यहाँ पे, क्या कहने जा रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना। अरे वाह, हाँ चलो आओ सुनो, आओ सुनाओ। हाँ चलो देखो, चलो क्या मैं, आ जाइए सर। देखो हम सारे के सारे लोग जानते हैं क्या, हम सारे के सारे लोग जानते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 कहता है कि जो पार्टनरशिप है ना, ये पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट के तहत आती है। किसके तहत आती है बोलो जल्दी से? ये एक एग्रीमेंट के तहत आती है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, सुनना अच्छे से, अब ये जो एग्रीमेंट है ना राजा, ये एग्रीमेंट बेटा हो सकता है आपका ओरल एग्रीमेंट और हो सकता है ये जो एग्रीमेंट है ये आपका रिटर्न एग्रीमेंट हो। क्या कहा मैंने बोलो? हो सकता है ये ओरल हो सकता है ये रिटर्न एग्रीमेंट हो। दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है करके, ठीक है? ओके सर, अब परफेक्ट है। अब मैं बात करूंगा ओरल एग्रीमेंट के बारे में। सर ओरल एग्रीमेंट मतलब पार्टनर टर्म्स एंड कंडीशंस को मुंह जबानी बेटा एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं और उसके बाद इसका कोई भी एविडेंस नहीं होता। क्या नहीं होता बोलो जल्दी से? इसका कोई भी एविडेंस नहीं छूटता। तो सीधी सी बात है, अगर कल चल के डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आपने आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड किया था? ये कोर्ट एक थर्ड पार्टी को क्या पता चलने वाला है क्या? क्या जज ऐसा बोलेगा कि सपने में मुझे कोई दिखा था और सपने में दिखने के बाद मुझे बता दिया कि ये पार्टनरशिप की कंडीशंस है करके, ऐसा पता चलेगा क्या? नहीं सर। तो इसलिए बोला जाता है कि आपने जो पार्टनरशिप टर्म्स एंड जो पार्टनरशिप के आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, आपने उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? आपने उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना चाहिए। रिटर्न फॉर्म में अगर आप इसको लिख लेते हो तो ये क्या बन जाता है, आपके फ्यूचर के लिए एविडेंस की तौर पर काम आता है। क्या काम आता है बोलो? फ्यूचर के लिए एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर काम आता है अगर कल चल के डिस्प्यूट हुआ तो। देखो जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जहां भसक गए का वहां पे बेटा प्रूफ की जरूरत आना चालू हो जाती है। तो यहाँ पे वहां बात किया जाता है फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, आप ये बताइए करके। आप समझ रहे बात को? लीगल डॉक्यूमेंट क्या है आप ये बताइए करके वहां ऐसा बोला जाता है। अब ध्यान देना क्या, अब ये जो रिटर्न एविडेंस है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हो ना पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या होंगे, ये एक डॉक्यूमेंट है बेटा जिसके अंदर पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। क्या होंगे बोलो जल्दी से? टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम दिया जाता है बोलो सारे के सारे लोग? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ? ऐसा फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनर्स के आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उसके बारे में क्या दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी होती है। क्या होती है बोलो? उसके बारे में जानकारी होती है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब सवाल बनता है कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या सवाल बन रहा है बोलो? सर इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जरा आप ये बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। तो देखो
सबसे पहला अगर मैं बात करूं, आप सोच के बताना मुझे, सबसे पहला सर नाम होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए। और दूसरा नाम होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए? पार्टनर्स का नाम होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? बोलो पार्टनर्स का। बेसिक पॉइंट है कि सर पार्टनरशिप फर्म का नाम हो, जैसे अल्टीमेट सीए पार्टनरशिप फर्म, और इसके अंदर कौन कौन पार्टनर्स है उनका नाम होना चाहिए। बराबर है ना? आप डीड बना रहे हो तो पहला ये डीड किसकी बन रही है? तो फर्म का नाम, और किसके बीच में बन रही है? तो पार्टनर्स का। दोनों के नाम आ गए। ओके सर, अब दूसरा देखो, अब तीसरा देखो क्या सर, तीसरा बोला जा रहा है नेचर क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी से। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। मतलब नेचर का मतलब क्या है कि कंपनी ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है या सर्विस इंडस्ट्री में, क्या नेचर है बिजनेस का और कहां पे ये बिजनेस कर रही है, यानी कि प्लेस क्या है। बराबर है ना? नेचर क्या है बिजनेस का और प्लेस क्या है। अच्छा सर, ओके। फिर इसके अलावा कब से चालू हुआ है ना? कब से चालू हुआ है मतलब क्या? डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? बोलो जल्दी से। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से चालू है, कब तक रहेगा, कब तक को बोला जाता है ड्यूरेशन, है ना? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है ये बताइए। मतलब आपको लगता नहीं ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है? कब से चालू हुआ है और कब तक रहेगा, दोनों चीजें टाइम से रिलेटेड है। पहली चीजें बेटा कैसा है देखो, पहली चीजें नाम से रिलेटेड, दूसरी अपने आप में अलग है नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, और तीसरा और चौथा और पांचवा पॉइंट टाइम से रिलेटेड है कि कब चालू हुआ और कितने समय के लिए है करके। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो बोलो बोलो, है ना? यस सर। अब देखो 6 पॉइंट और क्या क्या डिटेल होना चाहिए। 6 पॉइंट सर मुझे एक बात बताइए, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा पार्टनर्स का। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर का, इसके बारे में बताइए। इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से पार्टनर का एडमिशन एंड रिटायरमेंट होगा। एडमिशन मतलब नए पार्टनर को अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आने देना, इसे एडमिशन बोला जाता है। जैसे ए बी सी पार्टनर्स है, अब डी अगर इसके अंदर आ रहा है तो मैं कहूंगा डी का एडमिशन है, और अगर मान लो सी यहां से छोड़ के जा रहा है तो इसे बोला जाता है रिटायरमेंट है। क्या है? बोलो जल्दी से। रिटायरमेंट है। तो एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, क्या बोला? बोलो एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है सर। 9th पॉइंट के अंदर देखो क्या बोला जा रहा है सर। 9th पॉइंट के अंदर बोला जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इंटरेस्ट का क्या होगा। कौन सा इंटरेस्ट? जो कैपिटल पे देना होता है या मान लो जो ड्राइंग्स पे देना होता है, फॉर्म से मतलब फॉर्म को लेना होता है पार्टनर से। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ये सब अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है मेरे हिसाब से। जैसे पीएसआर आपने अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ाऊंगा। इसके अंदर अकाउंट्स में 11th 12th में और फाउंडेशन में भी, दोनों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? ओके सर। इसके अलावा देखो क्या, इसके अलावा अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसके अलावा 10th पॉइंट बात करता है कि अपने को क्या लगेंगे? प्रोविजन लगेंगे। प्रोविजन मतलब अपने को स्पेसिफिक, समझना बात को, स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहिए। किस बात का स्टेटमेंट चाहिए? कि अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, क्या होता है? बोलो डिसोल्यूशन मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म डूबती है, डिसॉल्व होती है, तो ऐसे केस में सेटलमेंट कैसे होंगे अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स के सेटलमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन। और दूसरा अगर मैं बात करूं सैलरी देना कि नहीं देना पार्टनर्स को, कमीशन देना कि नहीं देना पार्टनर्स को, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन। और एक और प्रोविजन आपको डालना पड़ेगा, मतलब आपको स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा, और वो होगा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बोलो जल्दी से। एक्सपल्शन। सर ये एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है अगले यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि मान लो अगर ए बी और सी पार्टनर्स है बेटा, अगर सी इस फर्म को खुद से छोड़ के जाता है, क्या कहा मैंने? बोलो सी बाहर जाना चाहता है, लेकिन सी अगर खुद से जाना चाहता है तो इसे बोला जाता है रिटायरमेंट। क्या बोला जाता है? बोलो रिटायरमेंट। और सी को अगर निकाला, क्या कहा मैंने? बोलो निकाला जा रहा है, तो इसे बोला जाता है एक्सपल्शन। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। एक्सपल्शन।
मतलब जब आप किसी पार्टनर को निकाल देते हो अपने फर्म से, उसे टर्म दिया जाता है एक्सपल्शन। क्या टर्म दिया जाता है, बोलो जल्दी से। एक्सपल्शन का टर्म यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? सारे के सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस सर। तो अगर किसी पार्टनर को निकालना है तो कब कब आप निकाल सकते हो, या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, उसके बारे में आपको पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बोलो जल्दी से। पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है। अब देखो, ये डिपेंड करता है अपनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप कौन सी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स डालते हो। जैसे मान लो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक्सपल्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं डाला तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है बेटा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं डाला तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि आप एक्सपल्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो अगर आपने पीएसआर रेशो के बारे में नहीं लिखा तो ये माना जाता है कि क्या होगा, कि आपका इक्वल पीएसआर रेशियो होगा। समझ रहे बात को। मान लो सर आपने ड्यूरेशन के बारे में नहीं डाला तो ये माना जाता है कि पार्टनरशिप एट विल होंगी करके। कम ऑन एवरीवन, समझ रहे हैं क्या? तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये वो सारे चीजें, ये वो सारे इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए। अगर आप लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं लिखो तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। समझ रहे क्या आप बात को? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो लॉ, मतलब लॉ क्या कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में डाल दिया ना तो हम उसको फॉलो करेंगे, पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं डाला तो लॉ पहले से कुछ प्रोविजन के बारे में जानकारी दे के रखता है, अपन लोग उस जानकारी को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे बोलो, अपन उस जानकारी को फॉलो करेंगे। समझे क्या आप बात को? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो मुझे, है ना, यस सर, परफेक्ट है। चलो राजा, आगे बढ़ू क्या मैं? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, है ना, यस सर। चलो, पीएसआर रेशियो का क्या मतलब हो सकता, पूछ रहे पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुंजन बेटा ऐसे डाउट मत पूछो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो क्या गुंजन? हाँ हाँ, देखो सुनो सुनो, जैसे देखो ए बी सी, ठीक है ना, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा ना, इसको हम लोग 4:3:3 में बांटेंगे। मतलब क्या होगा कि मान लो बिजनेस ने अगर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो ऐसे केस में ए के हिस्से में कितना आने वाला है, 40,000 आने वाला है। बी के हिस्से में कितना आएगा, 30,000 आएगा। और सी के हिस्से में कितना आएगा, 30,000 आएगा। बराबर है क्या? कैसे निकाले आपको समझा क्या? ये देखो, जो 1,00,000 है बेटा, है ना, इसको कौन से रेशो में बांटेंगे, इसको 4:3:3 के रेशो में बांटेंगे। मतलब डिवाइड बाय 10 इंटू करेंगे 4, तो ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 40,000। सेम होता है यहाँ पे, इंटू 3 करता तो मुझे 30,000 रुपए मिल जाता। बराबर है ना? तो इस रेशियो में इसे बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला जाता है बोलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि फर्म जो बिजनेस करेंगी, इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना, ये डिसाइड करना, इसे बोला जाता है पीएसआर। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, पीएसआर। समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? एकदम इजी इजी, एकदम इजी इजी बोल दो, है ना, यस सर। चलो आ जाओ, अब पढ़ डालेंगे बेटा। पार्टनरशिप डीड देखो, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हमको पता है कि लोग आपस में राइटिंग करते हैं, ये हो सकता है मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, बट डिजायरेबल, बट अच्छा है अगर आप राइटिंग में हो, ताकि आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर डिस्प्यूट को कम से कम रख सकते हो। The document in writing containing various terms and conditions as relationship to the partners to each other is known as partnership deed। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, है ना, कि क्या, कि वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि सर ऐसा डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप की, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, उसे अपन लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, तो देखो, एक सेक्शन है नेम का, जिसके अंदर पहला फर्म नेम डालेंगे और दूसरा नेम ऑफ पार्टनर्स डालेंगे। फिर नेचर एंड बिजनेस ऑफ फर्म के बारे में। फिर देखो डेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड दो चीजें, एक तो कब से चालू हुआ, ये चौथा पॉइंट है, और कितने समय के लिए, ये बेटा पांचवा पॉइंट है। फिर पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना करेंगे, छठवां पॉइंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सातवां पॉइंट। इनका एडमिशन एंड रिटायरमेंट कैसा होगा, आठवां पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको क्या मिलेगा, कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर बेटा, ये आपका 9वां पॉइंट। ठीक है ना, ओके। फिर प्रोविजन एक हेडिंग है,
प्रोविजन में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? 10वां। ये सैलरीज एंड कमीशन 11वां और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर 12वां पॉइंट। बराबर है क्या? अरे बोलो ना। तो सर मुझे एक बात बताइए, एग्जाम में अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा तो हमको सर ये आपने जो ग्रुपिंग किया ये लिखना है, या 1 2 3 4 ये जो 12 पॉइंट्स दिए इसमें से कोई भी 6-7 पॉइंट लिखेंगे, 6-7 पॉइंट इसमें से लिखेंगे। तो आपने ग्रुपिंग क्यों दिया? आपको ध्यान रहने के लिए। आज आपको पता है कि नेम से 2 पॉइंट आता है करके, एक तो फर्म का नाम, दूसरा पार्टनर्स का नाम। आपको बोला सर टाइम से रिलेटेड, समझना, आपको बोला कि टाइम से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड बताओ, तो आप जानते हैं कब से चालू होता है, कितने समय के लिए होता है करके, ये 2 पॉइंट है। सर आपको बोला प्रोविजन से रिलेटेड, तो 3 पॉइंट आते हैं, आपको ये पता है। 3 पॉइंट में एक आता है एक्सपल्शन, एक आता है बेटा कौन सा, एक आता है सैलरीज एंड कमीशन, और तो तीसरा आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। आप समझ रहे हैं क्या बात को? अरे बोलो ना मुझे। तो सर अगर पार्टनरशिप डीड मतलब ऐसा बोला, व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट प्रोविजंस इट कंटेन्स, तो आप लिखेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को एक्सप्लेन करना, और उसके बाद इनमें से, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया। 7 पॉइंट के लिए अगर मान लो 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, तो आप पहले तो डेफिनेशन डालेंगे और उसके साथ साथ 6 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी 6 पॉइंट्स आप डाल देंगे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। समझे क्या? अरे कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलो। सर 4 मार्क के लिए आया तो 1 मार्क की डेफिनेशन और 3 पॉइंट्स कोई भी लिखो, 3-4 पॉइंट जितना आपको आते हैं उतने पॉइंट्स यहाँ पे लिख डालो। समझ रहे हैं क्या सारे लोग? बोलो बोलो बोलो, है ना? यस सर, एकदम इजी इजी। कम ऑन एवरीवन जल्दी से बताएंगे मेरे को, एकदम इजी इजी। यस सर, चलिए एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट, जल्दी से गो थ्रू कर लो एक बार, क्विकली क्विकली एकदम मस्त से गो थ्रू कर लो। चले एकदम इजी। सारे लोग बोलो एकदम इजी। क्या आपको ध्यान रहेगा बेटा? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आपको ध्यान रहेगा सारी सारी बातें? यस, क्या बात है। चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान देना। सर देखो क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, बात कर रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बोलो जल्दी से? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को लेके अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को लेके बातचीत करेंगे, और उसके बाद अपना ये जो यूनिट नंबर 1 है बेटा, ये यूनिट नंबर 1 अपना क्या हो जाता है, पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है ना? चलिए सर ध्यान देना यहाँ पे, अच्छे से फोकस करना। देखो क्या टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर आ जाओ। देखो क्या, सबसे पहला मैं आपके साथ बात करूंगा, सबसे पहले पार्टनर का नाम है इसमें क्या, देखो एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या कहा मैंने? सारे लोग नाम बोलेंगे, एक बार घर पे जम जम से रीड करेंगे मेरे साथ साथ, बोलेंगे क्या? एक्टिव पार्टनर, एक्टिव बोलो जल्दी से, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। फिर से मेरे साथ, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। फिर से मेरे साथ, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, एक्सटेंसिबल पार्टनर। बराबर है ना? ऑस्टेंसिबल पार्टनर। जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला देखो क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे कि ये कौन सा पार्टनर, ऐसा पार्टनर बेटा जो फर्म के डे टू डे अफेयर्स को संभाले। अफेयर्स का मतलब होता है लफड़ा, नहीं बेटा लफड़ा नहीं, अफेयर्स मतलब धंधा। क्या होता है बोलो? धंधा, है ना? तो जो ऐसा पार्टनर बेटा, जो पार्टनर बनता है एग्रीमेंट से, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है कि ये बिजनेस को काफी एक्टिवली संभालता है। जैसे आज आप देखिए, अगर मैं अल्टीमेट सीए की बात करूं, तो जितने भी आपको 6 पार्टनर्स दिख रहे हैं ना,
ये पूरे के पूरे 6 पार्टनर्स एक्टिवली एसोसिएटेड है किसके अंदर बेटा, अल्टीमेट सीए के अंदर। मतलब एक तो हम एग्रीमेंट, अल्टीमेट सीए का एग्रीमेंट बनाए उसके तहत पार्टनर है, और हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, बराबर है क्या। एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब देखो क्या, पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या बोला कि जब कोई एक्टिव, मान लो जैसे अल्टीमेट सीए से मैं रिटायर होना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं, तो मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या पब्लिक नोटिस का मतलब क्या है, मुझे पब्लिकली बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अल्टीमेट सीए छोड़ रहा हूं करके। आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आपके साथ, है ना। यस, अब मान लो हमारे अल्टीमेट सीए में मिस्टर ए है, वो अल्टीमेट सीए को छोड़ना चाहते हैं, तो उसको अल्टीमेट सीए को और पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं अल्टीमेट सीए छोड़ना चाहता हूं। अरे सारे लोग बोलो ना यार, क्या बात को समझे क्या, है ना। यस, तो इसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल। सर पब्लिक नोटिस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जैसे न्यूज़पेपर में बताना, है ना। न्यूज़पेपर में आपको एक छोटा सा ऐसा कटआउट देना पड़ेगा, 200-500 रुपए लगते हैं, आपको ऐसा छोटा सा कटआउट देना पड़ेगा कि मैं उस फॉर्म में पार्टनर था और अब मैं उस पार्टनरशिप फॉर्म से निकलना चाहता हूं, है ना। आप स्टेटस डाल देना अपना व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल देना, ये भी पब्लिक नोटिस होते हैं, ठीक है ना। मतलब पब्लिकली लोगों को बताना, सिंपल सा अर्थ क्या है, पब्लिकली लोगों को बताना कि मैं फॉर्म को छोड़ रहा हूं करके, है ना। यस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा एक्टिव पार्टनर। कौन हुआ बोलो जल्दी से, एक्टिव पार्टनर। तो अपन ने क्या देखा, एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो एग्रीमेंट के तहत आता है और एक्टिवली ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब फर्म में पार्टिसिपेट करता है, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा एक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर ये छोड़ के जाना चाहता है तो इसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बोलो जल्दी से, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है ना। ओके सर, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सर मुझे बताइए, एक्टिव पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल होता है क्या। ऑब्वियस कॉमन सेंस है, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल रहेगा ही ना बेटा, हुआ एक्टिव है वो तो लायबल रहने ही रहने वाला। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बोलो, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, इसको स्टार मार्क करना। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट तिकड़म सवाल पूछती है थोड़े से, ठीक है, आ जाओ सर। देखो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर का क्या अर्थ होता है, आओ आपको बताता हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना, सुनो। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, क्या कह रहा हूं मैं बोलो, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को एक इच्छा हो रही है, एक सवाल पूछूं क्या मैं आपसे। यस सर, पूछो पूछो, बिल्कुल सर, सवाल ही नहीं बनता ये तो। ए बी सी एंड कंपनी बेटा, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर कितने पार्टनर्स है, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स, परफेक्ट। ये है बेटा एक टाइमलाइन, क्या है बोलो जल्दी से, ये एक टाइमलाइन है। यहां पे क्या हुआ कि ए पार्टनर छोड़ के चला गया, रिटायर कर गया, समझना बात को, रिटायर कर गया, और यहां पे उसने पब्लिक नोटिस दिया। क्या कहा मैंने, पब्लिक नोटिस उसने कहां पे दिया, यहां पे दिया। आपको मुझे बताना है कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इसकी लाइबिलिटी कब तक के, इसकी लाइबिलिटी कब तक होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बताइए मुझे। मिस्टर ए की लाइबिलिटी कौन से पीरियड के लिए होंगी, फर्स्ट पीरियड के लिए होंगी, सेकेंड पीरियड के लिए होंगी, या थर्ड पीरियड के लिए, जरा बताइए मुझे, जरा बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे सर, पब्लिक नोटिस देने तक लाइबिलिटी होंगी। मतलब जब से पार्टनर्स बनाए से लेके पब्लिक नोटिस तक, मतलब मेरे हिसाब से 2 वाला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। समझ गए क्या बात को। सेकंड यानी कि पब्लिक नोटिस देने तक उसकी लाइबिलिटी रहेंगी। एक बार उसने पब्लिक नोटिस दे दिया मतलब अब मिस्टर ए की लाइबिलिटी समाप्त हो गई क्या, हाँ सर समाप्त हो गई। ये याद है आपको, जो पब्लिक नोटिस अपन ने पढ़ा, ये उसका कंक्लूजन निकलता है ऐसा कि क्यों पब्लिक नोटिस जरूरी है, क्योंकि पब्लिक नोटिस जिस समय मैंने दे दिया उसके बाद के फर्म के किसी भी एक्ट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता हूं, उसके पहले के जितने भी फर्म के एक्ट्स होते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूं, बराबर है क्या। ओके सर, ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ेंगे। क्या मैं आगे चलूं, सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूं क्या, है ना। यस सर, अब देखो क्या, अब बात करेंगे स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर के बारे में। अब देखो क्या सर, ये पार्टनर तो होता है एग्रीमेंट के द्वारा,
लेकिन ये एक्टिवली पार्ट नहीं लेता पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। क्या कहा मैंने, बोलो, ये एक्टिवली पार्ट नहीं लेता पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। जैसे देखो अल्टीमेट सीए की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट सीए में अब हम 6 पार्टनर्स को तो जानते हो, लेकिन इसके अलावा एक और पार्टनर अल्टीमेट सीए में है बेटा, एक और पार्टनर है अल्टीमेट सीए। समझना, ये जो पार्टनर है ये स्लीपिंग पार्टनर है। क्या है बोलो जल्दी से, ये स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है ना, ओके, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब मान लो मैं बताऊं ये कौन है, ये पार्टनर का नाम है बेटा, आप किसी को बताना मत ये कौन है करके, ठीक है ना, ये पार्टनर का नाम मैं बताएंगे तो नहीं ना किसी को। ये पार्टनर का नाम है मुकेश अंबानी। कौन है बोलो जल्दी से, मुकेश अंबानी बेटा, ये हमारा स्लीपिंग पार्टनर है। इसने क्या किया था, इसने हमको पैसा दिया कि अल्टीमेट सीए को तुम चालू करो करके। आप समझ रहे हैं क्या बात को, अल्टीमेट सीए को तुम चालू करो करके, और हम 6 पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन समझना, मुकेश अंबानी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। कल चल के मुकेश अंबानी बोले कि मुझे लॉ पढ़ाना है, मैं कहा चल रे निकल यहाँ से, ऐसे कैसे तू लॉ पढ़ाएगा, मतलब कैसे कैसे आप लॉ पढ़ाएंगे, सॉरी आप लॉ पढ़ाएंगे, जियो का नेट मत छीन लेना प्रभु, है ना, अब समझो। तो ऐसे इसमें आप ऐसे कैसे लॉ पढ़ाएंगे, मैं उनको बोल सकता साइड हो, है ना, कैसे इसमें आप ध्यान दो जियो के ऊपर, आप जियो की प्राइसेस बढ़ाओ, अल्टीमेट सीए में मत ध्यान दो, है ना। तो ऐसे केस के अंदर सुनो ना, ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी के बारे में, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते ना बेटा, है ना, ये सोए रहते मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में सोए रहते हैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, यस। इनको सर देखो अल्टीमेट सीए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करेगा ना, उसके लिए सर ये लायबल रहते हैं, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स भी लायबल रहते हैं। और ध्यान रखना, इनको कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। क्यों, क्योंकि इनको पब्लिक जानते ही नहीं। आपको पता है कि आज मुकेश अंबानी पार्टनर है, नहीं, तो आप हमारे साथ डील कर रहे हो तो हमको देख के आप अल्टीमेट सीए को डील कर रहे हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ सर। तो अगर मुकेश अंबानी रहे, मुकेश अंबानी छोड़ दे, आपका क्या जाता। अब समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, अरे बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना, यस सर। तो अगर अपने को आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, तो वो पकड़े छोड़े कुछ भी करे, अपने को कोई लेना देना नहीं बेटा। समझ रहे हैं आप बात को, कम ऑन एवरीवन, क्या आप लोग इस बात को फील कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, है ना, यस सर। तो इसे बोला जाता है स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। ऐसा पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्ट नहीं देता, पर ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्ड पार्टी के लिए टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इसको पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। समझे क्या आप बात को, इसको पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। क्या आप इस बात को समझ गए, सारे लोग फटाफट बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को, बोलो ना राजा, क्या आप इस बात को समझे क्या, हाँ सर एकदम इजी पीजी, एकदम इजी इजी क्या, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो एकदम इजी इजी क्या, यस सर एकदम इजी इजी, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं, सभी लोग बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या मैं आगे बढ़ू क्या, बोलो 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 मेरे को फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले किसके ऊपर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। सर रिटायर हो सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अरे सर इसका कोई पॉपुलर एग्जांपल दो, कैसे पॉपुलर एग्जांपल दो, अरे स्लीपिंग पार्टनर का वही पर्पस है ना कि कौन पार्टनर है उसके बारे में बाहर आने नहीं देना। अरे तो जब कोई चीज बाहर ही नहीं आई है बेटा, तो मैं कैसे एग्जांपल, तो मैंने दिया ना पॉपुलर एग्जांपल अभी, मुकेश अंबानी पॉपुलर तो है बेटा, माना अपने मेरे जितना नहीं होगा वो, पर ठीक है यार, मान लो यार उसको पॉपुलर है करके, ऐसा मत करो रे तुम, है ना, मत करो ऐसा बेटा, ठीक है। आ जाइए सर, एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, और फिर अपन ने पढ़ा कौन सा, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर के बारे में अपन ने बात किया। समझ गए क्या, बोलो 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 जल्दी से, हाँ सर बात कर लिया, ठीक है। आ जाओ अब अगला देखो, अगला पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना एकदम बढ़िया से। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, पहले नॉमिनल पार्टनर के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बोलो जल्दी से, नॉमिनल पार्टनर के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, यस सर ध्यान देना। आओ सुनो सुनो सुनो, देखो क्या सर, अल्टीमेट सीए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्टीमेट सीए के बारे में, ठीक है। आ जाइए, अब अल्टीमेट सीए में 6 पार्टनर्स है और एक और पार्टनर है बेटा, और उसका नाम क्या है, विराट कोहली। क्या नाम है बोलो जल्दी से, विराट कोहली। ये एक और पार्टनर है अल्टीमेट सीए के अंदर, और इस विराट कोहली के बारे में सबको पता है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, विराट कोहली हमारा पार्टनर है, ये सबको पता है। मैं बताऊं क्या, ये जो है ना विराट कोहली, इस व्यक्ति ने बेटा क्या दिया है, इस व्यक्ति ने अपना नाम हमको सौंपा है
ये कहता है कि मैं अपना नाम तुम्हें देता हूं अल्टीमेट सीए, मेरे नाम से ही लोग खींचे चले आएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो, मेरे नाम से ही लोग खींचे चले आएंगे। ये किसने कहा, ये विराट कोहली ने कहा। तो जब कोई एक पार्टनर अपना नाम देता है आपको, क्या देता है बोलो जल्दी से, अपना नाम देता है आपको, पार्टनरशिप फॉर्म को नाम देता है। विराट कोहली ने मुझे पैसा नहीं दिया, विराट कोहली ने मुझे अपना टाइम नहीं दिया, मतलब ना ही विराट कोहली ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना ही विराट कोहली टाइम दे रहा है। तो मुझे बताइए अल्टीमेट सीए जो बिजनेस करेगा, इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा, क्या ये प्रॉफिट में विराट कोहली को शेयर करूंगा, क्या नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि ना पैसा दिया ना टाइम दिया, तो फिर मैं क्यों तुम्हें पैसा दूं, मैं क्यों तुम्हें प्रॉफिट दूं? नहीं दूंगा मैं। समझे क्या आप बात को, नहीं दूंगा मैं करके, बराबर है क्या? यस सर, ठीक है, ओके सर, परफेक्ट हुआ। तो इसे क्या बोला जाता है, नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। लेकिन मुझे बताइए सर, फर्म के किसी एक्ट के लिए क्या नॉमिनल पार्टनर जिम्मेवार रहेंगे क्या? 100% जिम्मेवार रहेंगे। क्योंकि देखो क्या है, कभी भी नाम केवल वही व्यक्ति देगा जिसका बेटा बाहर, मतलब आप समझे, जिसके बाहर इज्जत हो नाम की। आप मुझे एक बात बताइए, आज के जमाने में कोई नीरव मोदी, विजय माल्या का नाम लेगा क्या? बताइए मुझे जल्दी से, नहीं लेगा। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अब तो बोलना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या नाम लेगा क्या इनका? बिल्कुल बिल्कुल सर, इनका नाम लेने वाला है। आप समझ रहे बात को, मतलब ये अपने नाम को लेंड कर सकते। तो जिसका नाम बाहर मार्केट में ज्यादा है वही अपने नाम को लेंड करता है दूसरे को, कि तू मेरे नाम का प्रयोग करके तू अपने बिजनेस को ग्रो कर। तो कल चल के आप लोग अगर अल्टीमेट सीए में ज्वाइन करोगे तो आप ये सोच के करोगे, ओ विराट कोहली इसका पार्ट है, चलो ज्वाइन करते हैं। अब आपको क्या लेना देना अंदर की वो पैसा दे रहा अल्टीमेट सीए को कि नहीं दे रहा, उसको अल्टीमेट सीए प्रॉफिट दे रहा कि नहीं दे रहा। आप क्या बोलोगे, भैया मैं विराट कोहली का नाम लेके ज्वाइन किया। समझेगा आप बात को? तो अगर कल चल के कुछ भी ऊंच नीच हुई तो विराट कोहली को जिम्मेवार बनाना चाहिए क्या? बोलो 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 राजा, विराट कोहली को जिम्मेवार बनाना चाहिए क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए। समझ रहे आप बात को? तो इसलिए क्या बोला, देखो ना, ये लायबल होते हैं टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब कल चल के फर्म की कोई भी ऊंच नीच वाले एक्ट होते हैं ना, तो उसके लिए विराट कोहली जिम्मेवार रहने वाला है। भले वो बोले मैं एक्टिवली पार्टी से, अरे मुझे कोई लेना देना नहीं, तू एक्टिवली कर या नहीं कर, तूने नाम दिया मतलब तू जिम्मेवार है। बराबर है क्या? बोलो 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 फटाफट, है ना? एक बार रीड करेंगे, देखो। अ पर्सन हु लेंड हिज नेम, लिख के रखो बेटा यहाँ पे विराट कोहली, साइड में लिख के रखो, आपको याद आ जाएगा याद। without having any real interest, not entitled to share the profits, does not take part in the conduct of business, liable to third party for all the acts of the firm। जैसे मेरे हिसाब से विराट कोहली ने प्यूमा वाले को अपना नाम दे के रखा है बेटा। अगर आप देखोगे ना तो 1-8 का होटल या रेस्टोरेंट वगैरह भी कुछ तो भी है, तो उसका नाम उसने दे के रखा है। क्या बात को, भले ऑपरेट कोई और पर्सन कर रहा है, भली कम बाकी सब चीजें वो दूसरा पर्सन मैनेज कर रहा है, बट विराट कोहली ने नाम दिया तो उसके नाम को लेके लोग जाते उस रेस्टोरेंट के अंदर। ऐसा आपको ध्यान रखना है। समझ गए क्या? सारे लोग फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 राजा, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर। आगे बढ़ू मैं, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू? क्विकली बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, है ना? यस सर, चलिए। तो यू आर नॉमिनल पार्टनर, ठीक है सर। अब देखो अगला तो बहुत ही जबरदस्त है, नाम ही उसका बताता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। मतलब क्या कि सर ये केवल और केवल प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस के लिए लायबल नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल रहेगा, लेकिन केवल और केवल प्रॉफिट जितना कमाया है उतने ही अमाउंट के लिए। मतलब क्या, सुनो ना बात को, देखो सुनो सुनो सुनो। जैसे देखो मैं अगर बात करूँ ना ULCA के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, इसमें कौन पार्टनर है? IG पार्टनर है। फिर और कौन पार्टनर है? MV पार्टनर है। और कौन है? PPA। और कौन है? TS है। अभी एग्जांपल के लिए 4 ही रखते हैं अपन, ठीक है ना, बाकी और 2 ऐसे 6 पार्टनर्स है। अब ध्यान देना क्या कह रहा हूं। ये जो IG है ना बेटा, ये जो IG सर है ना, मैं बताऊं आपको, इनको पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली 20% बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है? बोलो जल्दी से। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली 20% बोल रखा है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो 20% IG को मिलेगा, ठीक है ना? ओके सर। बचा कितना? 80। तो 20% इनको मिलेगा, 30% इनका और 30% इनका। लेकिन अगर
ये क्या हुआ, ये प्रॉफिट में शेयर हुआ। सर अगर लॉस हुआ ना तो लॉस में 33.33% इन तीनों को इक्वल लॉस को बेयर करना पड़ेगा, मेरे को कोई भी लॉस शेयर नहीं करना है। आप समझे क्या इतना, बोलो जल्दी से मुझे। यस सर, ओके। अब देखो क्या, अब अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट ईयर है बेटा अल्टीमेट सीए का, ईयर 1, ठीक है ना। ईयर 1 करने के बाद फर्म ने 1 लाख रुपया कमाया। कितना पैसा कमाया, बोलो 1 लाख। तो आईजी सर को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। एमवी सर को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। तेजस सर को कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। और पीपी सर को कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान दो, अगले साल के बारे में बात करूंगा। अगले साल फर्म को, मान लीजिए अगले साल फर्म को है ना, यहाँ पे फर्म को 60,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। कितने का नुकसान होता है, बोलो जल्दी से। 60,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। आप समझ रहे क्या बात को, बोलो जल्दी से। यस सर, फर्म को 60,000 का नुकसान यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आ जाइए सर। अब देखो क्या हो रहा है सर, अगर 60,000 का नुकसान हुआ है तो नुकसान को, लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, 33.33% के रेशियो में अपन लोग यहाँ पे बांटने वाले। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ। अब सर यहाँ पे तो कोई भी लॉस नहीं आएगा, और यहाँ पे लॉस कितना आने वाला है, बोलो जल्दी से। इक्वल है, मतलब 20K का लॉस, 20K का लॉस और 20K का लॉस यहाँ पे बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो फटाफट जल्दी से। हाँ सर, एकदम इजीली मानते हैं। अब क्या बोला, क्या अब मान लो अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी आती है, क्या कहा मैंने, बोलो। फर्म की अगर कोई लाइबिलिटी आती है तो ध्यान रखना, जब ये पार्टनर्स के कैपिटल 0 हो जाएंगे, मतलब अब कुछ पैसा ही नहीं बचा, तो आईजी सर 20K तक यहाँ पे लायबल रह सकते हैं। मतलब जितना उन्होंने फर्म से पैसा कमाया ना, उतने पैसों के लिए आईजी सर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स लायबल रहेंगे। उससे ज्यादा पैसों के लिए आईजी सर लायबल नहीं रहेंगे। मतलब आईजी सर को अपने घर से पैसा नहीं लाना होगा, ये बाकी पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना होगा। अगर लाइबिलिटी फर्म की ज्यादा आ जाती है तो के बारे में बात कर, समझे क्या सारे लोग, बोलो मेरे को जल्दी से। क्या आप लोग इस बात को समझे क्या, क्विकली बोलेंगे मेरे को, है ना। यस सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स में उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, लॉस नहीं मिलता है। और थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी आई तो भी केवल प्रॉफिट जितनी लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा बाकी पार्टनर्स को घर से पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन इस पार्टनर इन प्रॉफिट की लाइबिलिटी वैसी नहीं होती। अब ये सर कब ऐसा हो सकता है, आप ये बताइए। जैसे देखो, जब मैंने किसी पार्टनर के नाम को लिया, विराट कोहली के नाम को लिया, वो बोलता भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए। या मान लो कोई स्लीपिंग पार्टनर है जो एक्टिवली पार्ट नहीं करता है, तो वो बोलेंगे भाई देख मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मैं लॉसेज में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, मैं लॉसेज में हिस्सेदार नहीं बनूंगा, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए फॉर्म में। समझेगा। और सही भी है, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसे पता नहीं है ना कि फर्म में क्या चल रहा है। क्या आज मुकेश अंबानी को थोड़ी पता हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं अल्टीमेट सीए में, समझ रहे हैं बात को। दुनिया में छोटे लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे अनिल अंबानी, विजय माल्या और नीरव मोदी बैठे हैं बेटा, जो क्या करेंगे, दूसरे के पैसे से खुद का, आप समझ रहे क्या, खुद का ग्रोथ कर लेंगे और दूसरे को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसलिए वो कहता है देख भाई मैं नुकसान में तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं प्रॉफिट में ही साथ में रहूंगा। अब समझ रहे क्या, ताकि बाकी पार्टनर्स टपाल ना दे, अरे नुकसान हो गया अब आपको भी बेयर करना पड़ेगा मुकेश अंबानी, ये टपालबाजी अपने को नहीं होना, ऐसा मैं कह। लॉजिक समझ रहे क्यों ये पार्टनर हो सकता है या क्यों ये पार्टनर बनाया जा सकता है करके, है ना। वैसे बहुत कम होते हैं ऐसे पार्टनर्स, लेकिन जनरली जहां पे स्लीपिंग पार्टनर्स आते हैं ना, वहां पे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का कंसेप्ट ज्यादा काम में आता है। समझ गए क्या, जरूरी नहीं है कि स्लीपिंग पार्टनर होगा तभी बनेगा, एक्टिव पार्टनर में भी पार्टनर इन प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कब काम में आता है, ज्यादातर स्लीपिंग पार्टनर में काम में आता है। बराबर है क्या, सारे लोग फटाफट बोलो ना मुझे जल्दी से, है ना। यस सर, समझ गए क्या। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या बोलेगा, भैया देख मैं एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा ना, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, सिर्फ प्रॉफिट में मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए। बराबर है क्या, अरे बोलो ना राजा, समझ रहे हैं क्या, है ना। यस सर, चलिए सर आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं, लकी आप समझे ही नहीं कंसेप्ट, अब फिर से सुनना, अभी ये कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया ना फिर से सुनना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो सर, और यहाँ पे लकी नहीं, कौन था वो ऊपर, मोहित के बारे में बात करो, मोहित नहीं मोहम्मद आरिफ, आप एक बार समझना उसको, लकी को समझाए, मोहम्मद की बात करो।
सर आप तो एक्टिव पार्टनर हो। हाँ हाँ, अरे बेटा मैं एग्जाम्पल दिया रे राजा, मैं एग्जाम्पल दिया, अभी मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, एज ऑफ नाउ मैं एक्टिव पार्टनर हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में कंट्रीब्यूट करता, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट मांगता और मैं एक्टिवली भी पार्ट करता, तो इसे पार्टनर इन प्रॉफिट बोला जाता। समझे क्या, है ना? यस, चलिए सर आ जाओ, अब ध्यान दो। इनकमिंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो भी नया पार्टनर ऐड हो रहा है अल्टीमेट सीए में, उसको इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। और आउटगोइंग पार्टनर का मतलब होता है जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है फॉर्म को, उसे आउटगोइंग पार्टनर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मनीष करके कोई व्यक्ति है, हम उसको अल्टीमेट सीए में ले रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम उसे इनकमिंग पार्टनर बोलेंगे। और सर मान लो मैं अल्टीमेट सीए से जा रहा हूं, तो मुझे आउटगोइंग पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, देखो पर्सन एडमिटेड, कंसेंट लगता है आपको ऑल पार्टनर्स का, नॉट लायबल फॉर एक्ट बिफोर एडमिशन। तो सिंपल सी बात है, जब से आपने नए पार्टनर को एडमिट किया है, उसके आगे के फॉर्म के एक्ट्स के लिए वो जिम्मेवार होगा, पुराने एक्ट्स के लिए क्या वो जिम्मेवार होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि तब तो वो पार्टनर भी नहीं था। बराबर है, यस। अब आउटगोइंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर बेटा जो लीव करता है फर्म को, इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू एंड कैरी ऑन द बिजनेस। यहाँ पे फर्म रिमेन्स लायबल फॉर ऑल दी एक्ट्स अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता ना, तब तक सारे फर्म के एक्ट्स के लिए वो जिम्मेवार होता है। लेकिन एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया तो उसके बाद वो जिम्मेवार नहीं होता फर्म के एक्ट्स के लिए। समझ गए? ये किसके बारे में पढ़ा? आउटगोइंग पार्टनर के बारे में पढ़ा। आउटगोइंग पार्टनर के बारे में डिटेल में चर्चा अगले वाले यूनिट में हमारी होने वाली है। ठीक है ना, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आउटगोइंग पार्टनर के बारे में, एक्सपल्शन के बारे में, और ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब अगला पॉइंट देखो, अब तीसरे नंबर के पॉइंट पे आना, सब पार्टनर। क्या बोला जा रहा है? देखो यहाँ पे सब पार्टनर क्या बोला जा रहा है, देखो ना। सब पार्टनर क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। सब पार्टनर, है ना? आओ चलो सब पार्टनर के बारे में चर्चा करेंगे। आओ जो आओ जो आओ जो राजा। अल्टीमेट सीए, क्या बात कर रहा हूं मैं? देखो यूएल सीए, अल्टीमेट सीए में 4 पार्टनर, एमबी, पीपी, टीएस, आईजी। ठीक है, ओके, 4 पार्टनर, सबका कितना हिस्सा? 25% का हिस्सा। ओके, अब क्या होता है समझना, मैं अपने वाइफ से क्या कहता हूं? मैं अपने वाइफ से कहता हूं कि मैं आपको, मुझे जितना भी अल्टीमेट सीए से प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 25%, उस प्रॉफिट का 25 नहीं, उस प्रॉफिट का 10% मैं क्या करूंगा? मैं आपको दे दूंगा। इसको दे दूंगा, बोलो जल्दी से। आपको, यानी कि मैं अपने वाइफ को दे दूंगा। समझ रहे बात को? यस सर। तो मेरी जो वाइफ है, इसे अपन क्या कहेंगे? सब पार्टनर कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो, सब पार्टनर कहेंगे। जरा सोच के बताना, क्या मेरी वाइफ अल्टीमेट सीए में कोई भी डिसीजन ले सकती है क्या? ये मैं 10% एग्री कर रहा हूं शेयर करने का, तो इसका मतलब क्या मेरी वाइफ कोई भी डिसीजन ले पाएंगी अल्टीमेट सीए में? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। डिसीजन कौन ले पाएंगे? केवल तुम 4 लोग ले सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तुम चारों के बीच में बनी है। आप आपस में अपने प्रॉफिट का क्या कर रहे? इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूं? कम ऑन एवरीवन, समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूं, है ना? यस। जैसे 1,00,000 रुपए अल्टीमेट सीए ने प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा कि 25,000 सबके 25,000 आ गया। तो जरा मुझे एक बात बताना, मुझे जरा एक बात बताना, मैं अपने वाइफ को कितना शेयर करूंगा? मैं अपने वाइफ को 10,000 शेयर करूंगा या 2500 शेयर करूंगा? जरा एक बार बताइए। मैं अपने वाइफ को 10,000 शेयर करूंगा कि 2500 शेयर करूंगा? सर मैंने कहा था मैं अपने प्रॉफिट का 10% दूंगा, मतलब मैं 2500 देने की बात यहां पे कर रहा हूं। अगर मैं कहता कि सर जो आ रहा है ना मुझे 25%, उसमें से 10% तुम्हारा, तो 10,000 उसका मतलब होता। लेकिन मैं प्रॉफिट का जब 10% बोला, मतलब 2500 देने की बात हो रही है। समझ गए ना?
मैं क्या बात है, आपने गलती नहीं की। मुझे लग रहा था बहुत सारे बच्चे 10,000 जवाब देंगे, बट सही जवाब दिया मैक्सिमम लोगों ने 2500। तो 2500 देने की बात हो रही है, तो मेरी वाइफ क्या बन जाती है, सब पार्टनर। लेकिन ये अल्टीमेट सीए के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती और कोई कुछ नहीं कर सकती है। मुझे एक बात बताइए, अल्टीमेट सीए के जो एक्ट्स होंगे बेटा, अल्टीमेट सीए के जो एक्ट्स होंगे, क्या ये एक्ट्स के लिए मुझे बताइए मेरे वाइफ को लायबल ठहरा सकते हैं क्या? जरा बताओ दो मेरे को। अल्टीमेट सीए के एक्ट्स के लिए क्या मेरे वाइफ को लायबल ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते। अरे जब ऐसा नहीं हो सकता तो वैसे कैसे होगा? मतलब क्या, जब मेरी वाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती तो अल्टीमेट सीए के कोई भी चीज के ऊपर वाइफ की कैसे जिम्मेवारी आ सकती? नहीं आ सकती। समझ गए क्या राजा? बोलो बोलो बोलो। यस सर। देखो, पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर, अपना खुद का शेयर इन प्रॉफिट विद एन आउटसाइडर। सच आउटसाइडर को बोला जाता है सब पार्टनर। नाइदर ही हैज राइट अगेंस्ट द फर्म नॉर ही इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब ना ही फर्म के अगेंस्ट कुछ राइट है, आप समझ रहे हैं क्या, है ना, ना ही फर्म के अगेंस्ट कुछ राइट है और ना ही ऐसे कुछ राइट है। समझ गए क्या? सारे लोग फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? एकदम इजी। बोलो 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 मेरे को जल्दी से। एकदम इजी, बराबर है क्या? तो जब मेरे वाइफ अधिकार नहीं जमा सकती बेटा फॉर्म के टुवर्ड्स, तो फॉर्म कैसे अधिकार जमाए वाइफ के टुवर्ड्स, है ना? ऐसा यहाँ पे आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया सर, आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। क्लियर है कि आपको? एक बार गो थ्रू कर लो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अपन ने जितने भी पढ़ा है फटाफट गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ाने वाला, ठीक है ना? सीए फर्म दोनों में से कोई भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, बट आजकल लोग एलएलपी प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें घर बार संसार सब कुछ चले जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। समझे क्या आप बात को, है ना? यस। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट लिखो। लिखो इन द सेंस पढ़ो, एक बार फटाफट गो थ्रू करो। हो गया बेटा? चलू क्या, मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो फटाफट, आगे बढ़े अपन लोग। एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है अपना, है ना? चलिए सर आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अब सुनना, लास्ट वाला पॉइंट अपने को पढ़ना है। क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, अपने को पढ़ना है कौन सा? अपने को पढ़ना है बेटा, देखो यहाँ पे, सुनो सुनो सुनो, 8 पॉइंट के बारे में। ये किसके बारे में बात करता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसे है ना पार्टनर बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी से? पार्टनर बाय एस्टॉपल भी इसे अपन लोग कहते हैं। अब सर क्या किसका मतलब है, आ जाओ फटाफट इसको समझते हैं। सारे लोग ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, सारे लोग फोकस करना, ठीक है ना? आओ यहाँ पे ध्यान देना, एकदम इजी इजी। सुनो, देखो, अल्टीमेट सी बराबर है, एकदम बराबर सर। इसके अंदर 4 पार्ट बराबर है, एकदम बराबर सर, ठीक है, ओके। अब ये कौन है बेटा? ये है एसबीआई का बैंक मैनेजर। कौन है बोलो? बैंक मैनेजर, ठीक है, ओके। हमको क्या चाहिए था बेटा? हमको एसबीआई से लोन चाहिए था। क्या चाहिए था बोलो? लोन चाहिए था, ठीक है ना? यस। अब ये जो एसबीआई के तरफ से हमें लोन चाहिए था ना, एसबीआई हमें लोन नहीं दे रही थी, हमें एसबीआई दिक्कत दे रही थी, लोन नहीं दे रही थी। एसबीआई बोल रही थी नहीं हमको भरोसा नहीं है, तुम धंधा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पैसे डुबा दिए तो क्या करेंगे, ऐसा वैसा नालाना फलाना डमका डिमका, सारी चीजों के बारे में एसबीआई ने बात किया, बस हमको लोन नहीं दे रही थी एसबीआई। अब क्या होता है, एक दिन मैं जाता हूँ बेटा, है ना, आईजी, मैं यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ मैं बताऊँ आपको, मेरे साथ कौन है? मेरे साथ बेटा यहाँ पे है ना, ये वैष्णवी है। कौन है बोलो जल्दी से? ये वैष्णवी है, वैशु लिख देते हैं अपन यहाँ पे। कौन है मेरे साथ? ये वैशु है बेटा, ठीक है ना? आओ, ये क्या है? ये एक टेबल है, यहाँ पे बैंक मैनेजर बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ वैशु बैठी है, ओके। अब देखो होता क्या है,
बैंक मैनेजर कहते हैं नहीं सर आपके फाइनेंशियल इतने बढ़िया नहीं हो, उसकी नजर जाती है वैष्णवी के ऊपर और वैष्णवी की नजर जाती है बैंक मैनेजर के ऊपर, है ना। दोनों एक दूसरे को देखे, दोनों ने स्माइल किया, दोनों ने फिर से देखा, इसका कुछ गलत अर्थ मत निकालना बेटा। बैंक मैनेजर कहता है अरे आप तो वही हो ना, आप तो वही हो ना बेटा, आप वही हो ना जो बिजनेस एकदम बहुत बड़ा बिजनेस है जिनका, बिजनेस वुमन, आप वही हो ना जो करोड़पति, आप समझिए ना बात को, करोड़पति यंगेस्ट एंटरप्रेनर हो ना आप, इंडिया के इमर्जिंग सितारे करके। मैंने कहा हाँ हाँ ये वैष्णवी वही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वही है, समझना ये मेरे अल्टीमेट सीए में पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन ये हमारे इसमें पार्टनर है करके, समझ रहे क्या आप बात को। वैष्णवी कह रही हाँ हाँ मैं पार्टनर करके एकदम बढ़िया बात, जबकि वो पार्टनर नहीं है पर वो समझना बात को, वो दूसरे को बताने दे रही है मानो जैसे वो पार्टनर है। अब बैंक मैनेजर कहता है धन्यवाद हमारे जो आप हमारे ब्रांच में पधारे वैष्णवी जी, है ना वैष्णु जी। अब उसके बाद बैंक मैनेजर क्या देते हैं, वैष्णवी को देख के, देखो ना ये जो आंखें है मैनेजर की, ये किसको देखे, ये वैष्णवी को देखे, गलत अर्थ मत निकालना, है ना। ये क्या कह रहे हैं सर, ये लोन देते हैं किसको, ये देते हैं लोन अल्टीमेट सीए को, समझ रहे क्या बात को, अल्टीमेट सीए को लोन दे रहे हैं वैष्णवी को देख के। अब कल चल के अगर ये लोन को हमने किया डिफॉल्ट, क्या किया बोलो, डिफॉल्ट, तो जरा सोच के बताना बेटा, क्या आपको लगता नहीं वैष्णवी के गलत रिप्रेजेंटेशन से या वैष्णवी के कुछ नहीं बोलने से ये बैंक मैनेजर ने हमको क्या दिया था, क्रेडिट दिया था। तो इस क्रेडिट के लिए, इस क्रेडिट के लिए शब्द क्या यूज कर रहा हूं मैं, इस क्रेडिट के लिए वैष्णवी भी जिम्मेवार होंगी करके। सारे लोग बोलो ना हाँ सर गलती तो वैष्णवी की भी है, क्यों, क्योंकि उसने खुद को रिप्रेजेंट होने दिया वैसा, बराबर है क्या। देखो दोनों समय वैष्णवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कब, एक तो जब अगर वैष्णवी खुद से झूठ बोलती कि मैं पार्टनर हूं करके, या दूसरा उसने खुद को रिप्रेजेंट होने दिया मानो जैसे वो पार्टनर है, तो ये दोनों सर्कमस्टांसेस में राजा, ये दोनों सर्कमस्टांसेस में वैष्णवी की जिम्मेवारी होंगी उस लोन अमाउंट के लिए। मतलब अगर अल्टीमेट सीए वो 10 लाख रुपए का लोन नहीं दे पाया तो वैष्णवी को वो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, समझे क्या। यस। अब देखो क्या हमने ना आईडीबीआई बैंक से भी लोन लिया था बेटा, आईडीबीआई बैंक से भी लोन लिया था। आईडीबीआई को इसके बारे में पता चलता है कि एसबीआई वालों ने तो वैष्णवी से पैसा ले लिया, तो आईडीबीआई कहते हैं वैशु तुम हमें भी क्या दे दो, तुम हमें भी पैसा दे दो करके। मुझे एक बात बताइए क्या वो मांग सकते हैं क्या, जरा 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 बताओ बताओ बताओ, क्या वो मांग सकते हैं क्या, ना जी ना, यहाँ पे नहीं मांग सकते, एक बात का ध्यान रखो, क्योंकि वैष्णवी की जिम्मेवारी केवल और केवल वहीं पे होंगी जहां पे उसने, जहां पे फर्म को लोन एक्सटेंड किया गया है उसके झूठे, उसके झुट्टू झुट्टू बोलने पर, जहां पे फर्म को क्रेडिट मिला है ना, केवल और केवल वही जिम्मेवारी वैष्णवी की है, इसके अलावा कहीं और जिम्मेवारी उसकी नहीं आती है। क्या कहा मैंने, बोलो, नहीं आती है। देखो when a partner represent himself or knowingly permits himself to be represented as a partner in a firm, एक फर्म के अंदर वो खुद को रिप्रेजेंट होने देता है एज अ पार्टनर इन अ फर्म, when in fact he is not, जबकि वो नहीं है बेटा, समझ रहे आप बात को, he is liable like another partner in firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm। मतलब मेरे गलत रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई व्यक्ति फर्म को क्रेडिट एक्सटेंड करता है तो उस क्रेडिट के लिए मेरी जिम्मेवारी होंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल होंगी, समझ गए क्या आप बात को, है ना। मैं आपको हिंदी में पार्टनर बाय एस्टॉपल लिखाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, आपको बाद में तकलीफ नहीं होंगी फिर उसको समझने में, ठीक है ना। देखो अगर 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 कोई पर्सन, देखो अगर कोई पर्सन झूठा रिप्रेजेंट करता है स्लैश करने देता है, अगर कोई पर्सन झूठा रिप्रेजेंट करता है स्लैश करने देता है तो कॉमा उस रिप्रेजेंटेशन से
उस रिप्रेजेंटेशन से इफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन स्लैश बेनिफिट, मिले फर्म को, फर्म को, तो वो पर्सन लायबल होगा, भले ही वो पार्टनर ना हो, भले ही वो पार्टनर ना हो, भले ही वो पार्टनर ना हो, वो पार्टनर ना हो, समझ गए क्या? भले ही वो पार्टनर ना हो तो भी वो लायबल है क्या? पर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी क्रेडिट के लिए जो गलत रिप्रेजेंटेशन के ऊपर दिया है, उसी क्रेडिट के लिए वो लायबल होता है। ऐसे कोई भी क्रेडिट के लिए वो लायबल होता है क्या राजा? नहीं सर, कोई भी क्रेडिट के लिए वो लायबल नहीं होता। समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। हो गया? चलो आ जाओ, ध्यान दो, एक सवाल पूछू क्या? मन में आ रहा है एक सवाल, इसलिए पूछने की इच्छा हो रही है बेटा, है ना? मन के सवालों को कैसे दबोच सकता हूं मैं? आ जाइए, देखो, ए बी सी पार्टनर्स है बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो, ये है शॉपकीपर, ये शॉपकीपर को रिप्रेजेंट करते हैं कि डी क्या है, इनका पार्टनर है, ठीक है, ओके। अब शॉपकीपर जो है ना, ये बेटा 100 टीवी सप्लाई कर देता है, किसको? फर्म को सप्लाई कर देता है। किसको सप्लाई कर देता है? फर्म को सप्लाई कर देता है। इसके आधार पर डी के रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डी पार्टनर है ये बोल के सर शॉपकीपर से 100 टीवी ले लेता है। मुझे बताइए, क्या ये 100 टीवी के टुवर्ड्स डी की लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? जरा बताइए मुझे, क्या लाइबिलिटी रहने वाली है क्या? हाँ सर, बिल्कुल रहेंगी। सर अब मुझे बताइए, ये जो फर्म ने है ना, फर्म ने क्या खरीदा था? फर्म ने फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो फर्म ने वॉशिंग मशीन खरीदी थी बेटा, ठीक है ना? किससे खरीदी थी? एलजी से वॉशिंग मशीन खरीदी थी। अब फर्म अगर पैसे नहीं दे पाती है तो एलजी के डी पार्टनर से ले सकती है क्या पैसे? नहीं सर, डी पार्टनर इसके टुवर्ड्स लायबल नहीं होगा। केवल और केवल जहां उसके गलत रिप्रेजेंटेशन करने से क्रेडिट मिला उसी के टुवर्ड्स लायबल होता है, बाकी किसी दूसरे के टुवर्ड्स लायबल नहीं होता है। बराबर है क्या? अब मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया हूं, है ना? यस सर। बीच में कोई बच्चा पूछ रहा था पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करते हैं क्या? रजिस्टर करना या नहीं करना ये कंपलसरी नहीं है बेटा, मतलब अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर भी सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करने से कुछ खामियां भुगतना पड़ता है, वो अपन लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे कि क्या क्या खामियां भुगतना पड़ता है। बराबर ना राजा? चलो सर, आगे बढ़ू क्या मैं? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? है ना? यस सर। देखो यहाँ पे सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना एकदम बढ़िया से। सर अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग? सर अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? बोलो बोलो बोलो। यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो मैं चालू करो। यहाँ पे अपना यूनिट नंबर 1 पूरा समाप्त होता है। एक बार अपना चार्ट बना ले क्या? फिर यूनिट 1 का एक खत्म कर दे क्या? यूनिट 1 का चार्ट मजा आ जाएगा अपने को, है ना? देखो ये अपना चल रहा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, अपना हो चुका है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद आ रहा है पार्टनरशिप डीड आ रहा है, ठीक है, आ जाओ। पार्टनरशिप डीड आ रहा है। फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट हैविंग ऑल
टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके बाद पूरे 3 यूनिट्स खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। कंटेन्स क्या क्या होगा बोलो, नेम ऑफ फर्म होगा, फिर लिखो नेम ऑफ पार्टनर होगा, फिर नेचर नेचर ऑफ बिजनेस होगा, उसके अलावा ड्यूरेशन होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा, और क्या होता है PSR होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश ड्रॉइंग होगा, और फिर प्रोविजन इसके रिगार्डिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग, फिर इसके अलावा एक्सपल्शन के रिगार्डिंग, फिर सैलरी कमीशन के। फिनिश राजा, बोलो डन। यस, चलो अब बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। एक काम करता हूँ, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को यहाँ नहीं करता, मेरे हिसाब से यहाँ जगह, अच्छा 2 पेजेस के अंदर कहाँ पे बनेंगी जगह, एक हाफ पार्ट में ये हुआ, हाफ पार्ट में ये हुआ, तो इधर का पेज पूरा खाली रहेगा। ठीक है, इधर के पेज में ही करूँगा, फिर यहाँ पे आ जाओ। मतलब ये पूरा एक पेज रहने वाला है। TNC का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। वारे राजा, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पहला एक्टिव पार्टनर, एक्टिवली कंडक्ट्स बिजनेस। दूसरा क्या है बोलो, एक्टिवली कंडक्ट्स बिजनेस। फिर है पार्टनर बाय एग्रीमेंट, पार्टनर बाय एग्रीमेंट। पब्लिक नोटिस इज मस्ट, PN लिख के रख देना, पब्लिक नोटिस इज मस्ट। दूसरा टिपिंग पार्टनर, टिपिंग पार्टनर does not actively participate, फिर पार्टनर बाय एग्रीमेंट, फिर क्या है बोलो, पार्टनर बाय एग्रीमेंट है। ठीक है सर, आगे
देखो, उसके बाद पीएन लगता है क्या? सारे लोग बोलेंगे क्या पीएन लगता है क्या? नो पीएन, है ना, नो पीएन लिख के रखो यहाँ पे, नो पीएन। तीसरा, तीसरा नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, नो रियल इंटरेस्ट ओनली नेम, नो रियल इंटरेस्ट ओनली नेम, नो प्रॉफिट्स, नो प्रॉफिट्स, नो कंडक्ट, नो कंडक्ट, liable towards third party, liable towards third party, फिर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ओनली प्रॉफिट नो लॉस, ओनली प्रॉफिट नो लॉस, ओनली प्रॉफिट नो लॉस, लायबल टू, ऊपर थर्ड पार्टी के बाद टीपी लिख देना, लायबल टू टीपी ओनली अप टू प्रॉफिट। ठीक है सर। फिफ्थ, फिफ्थ इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में लिखेंगे नहीं अपन, सिर्फ नाम लिख दो यहाँ पे, इनकमिंग स्लैश आउटगोइंग, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना यार, क्या इसमें लिखना है, इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर। इनकमिंग मतलब जो एडमिटेड होता है, जो एडमिटेड टू फॉर्म, उसे इनकमिंग कहते हैं। जो फॉर्म छोड़ के जा रहा होता है, लीव्स द फॉर्म, लीव्स फॉर्म, उसे अपन आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ, उसके बाद आ जाओ सीधा आखिरी में, आखिरी में आ जाओ सीधा, सातवां, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगले संडे आपकी यूनिट नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर टेस्ट रहने वाली है, ठीक है। चलो सर आ जाओ, देखो क्या, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सब पार्टनर लास्ट में करवा देता हूं मैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, when a man, when a person, when a person holds himself out, holds himself out as a partner or allows other to do so, then he is stopped, then he is stopped from denying this fact later on, liable towards third party, liable towards third party who has extended credit on
फेथ, ऑन फेथ। फिर सब लिख दो आखिर में, सब पार्टनर, सब पार्टनर, सब पार्टनर। चलो लिखेंगे। बोलो। यस सर। देखो, सब पार्टनर, पार्टनर share his profit with person outside firm, तो उसे सब पार्टनर कहते हैं। अब सब पार्टनर की कोई भी राइट्स होते हैं क्या टुवर्ड फर्म? नहीं होते। और इसकी कोई लाइबिलिटी होती है क्या? नहीं होती है। राइट भी नहीं होते, लाइबिलिटी। समझ गए? बोलो 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 मेरे को, चलो सारे लोग फटाफट बताएंगे मेरे को, है ना? यस सर। क्या आप लोग आगे बढ़े क्या? सर यहाँ पे क्या पीएन देना पड़ेगा क्या? यहाँ तो देना ही पड़ता है, सवाल ही नहीं बनता, नाम है उसका, है ना? यस सर। बाकी जगह पीएन कहाँ देंगे? जो पार्टनर ही नहीं है वो क्या पीएन देंगे बाकी जगह, है ना? चलो सर, डन है क्या? सारे लोग फटाफट बताइए। यस सर। ये देखो अपना पूरा बन जाता है यहाँ पे, चार्ट अपना हो जाता है पूरा पूरा समाप्त। बराबर है क्या? बोलो ना, हाँ कह दो हाँ, है ना? यस सर। चलिए, तो यहाँ अपना पूरा हो जाता है समाप्त यहाँ पे चार्ट। मैं आपको ये भेज देता हूँ मैं, ठीक है? चलिए सर, ये है अपना पूरा पूरा चार्ट और ये मैंने आपको भेजा पीडीएफ। जरा एक बार चेक करो आपको मिल गया क्या? मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ अपने, है ना? सीए इंद्रेश गांधी, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये फाइल आपको मिल जाने वाली है, ठीक है ना? क्या कौन सा टेलीग्राम चैनल है? बोलो, सीए इंद्रेश गांधी। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना सीए इंद्रेश गांधी और फिर आपको क्या मिल जाएंगे? ये फाइल मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए बेटा जी, तो यहाँ पे आज अपना यूनिट 1 होता है समाप्त। कल आपको यूनिट नंबर 2 से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। यूनिट नंबर 2 से आप पढ़ना कल से अपन लोग चालू करेंगे। कल परसों और नरसों 3 दिन के अंदर टारगेट होगा कि अपना यूनिट 2 भी समाप्त हो जाए, ठीक है? चलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, बाय 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 एंड बाय बाय।